कहानी शुरू होती है सन 1987 के फ्लैशबैक से। पुलिस ऑफिसर मॉरिशियस और उनके एक साथी जोहान को एक पुराने फार्म हाउस के बेसमेंट में 3 डेड बॉडीज मिलती है। ये डेड बॉडीज डॉक्टर पीटरसन और उनकी फैमिली की है, जिसमें उनकी बीवी और उनका बेटा है। वहाँ एक छोटी बच्ची भी जिंदा मिलती है। मॉरिशियस उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनकी भी हत्या हो जाती है। बाद में पुलिस इसे सुसाइड केस डिक्लेयर कर देती है, यानी कि डॉक्टर पीटरसन ने पहले अपनी बीवी और बेटे को मारा और फिर खुद की भी जान ले ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम रोज़ा हार्टंग को देखते हैं, जो सोशल अफेयर्स मिनिस्टर है। रोज़ा 1 साल बाद पब्लिक में वापस आई है, क्योंकि उसकी बेटी क्रिस्टन हार्टंग, जो 1 साल पहले लापता हुई थी और फिर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं। एक शख्स ने इकरार किया था कि वही उसका कातिल है। बाद में उस शख्स ने भी जेल में अपनी जान दे दी। इसके बाद हम डिटेक्टिव नाया थ्यूलिन और मार्क हैस को देखते हैं। एक औरत लॉरा केजायर की लाश उसके घर पर मिलती है। उसका एक हाथ काट दिया गया है और लाश के पास एक चेस्टनट मैन की गुड़िया मिलती है। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें एक शॉकिंग बात सामने आती है। वहां पर क्रिस्टिन हार्टंग के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ये सबको चौंका देता है, क्योंकि क्रिस्टिन को मरे हुए तो 1 साल हो गए हैं, तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे आ सकते हैं। डिटेक्टिव नाया और मार्क इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं, तभी पुलिस को एक और औरत की लाश मिलती है, जिसका नाम है एना सेजायर। उसकी लाश एक जंगल में मिलती है। उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं और उसके पास भी एक चेस्टनट रखा हुआ मिलता है। यहाँ भी क्रिस्टन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। केस अब नेशनल सिक्योरिटी केस बन जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि दोनों ही विक्टिम्स, एना और लॉरा, एक जैसे थे। दोनों अपने बच्चों के लिए केयरलेस थे और उनके बच्चे एक ही हॉस्पिटल में इलाज भी करवा रहे थे और उनके बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा था। लेकिन दोनों माएँ लापरवाह थी और दोनों ने अपने बच्चों पे हो रहे अत्याचार को इग्नोर किया। पुलिस को एक पोटेंशियल टारगेट मिलती है, जैसी क्यूंग, जिसके बारे में पता चलता है कि ये भी एक केयरलेस माँ है और पुलिस समझ जाती है कि किलर का अगला टारगेट ये हो सकती है। पुलिस उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देती है। चेस्टनट मैन पुलिस से एक कदम आगे होता है। वो जेसी को मारने में कामयाब हो जाता है और उसकी लाश भी जंगल में टंगी हुई मिलती है। उसके घर पर एक डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि चेस्टनट मैन का मोटिव ये है कि जो माएँ अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उन्हें मार देना चाहिए। फिर हमें रोज़ा हार्टंग का पास दिखाया जाता है। रोज़ा ने अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान कई सोशल वेलफेयर पॉलिसीज पास की थी, जिस वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की कस्टडी खो चुके थे। एक केस में एक माँ, जिसका नाम बेनेडिक्ट था, उसने अपनी बेटी की कस्टडी खोई थी और कुछ दिनों बाद लिवर इन्फेक्शन की वजह से उसकी बेटी की डेथ हो गई। बेनेडिक्ट ने रोज़ा को इसका जिम्मेदार ठहराया था। इसी गुस्से में उसने लॉरा केजायर के बेटे गुस्ताव को किडनैप कर लिया था। पुलिस बेनेडिक्ट और उसके बॉयफ्रेंड का पता लगाती है। उन दोनों की डेड बॉडीज जंगल में मिलती है, लेकिन गुस्ताव वहां से भाग निकलता है। पुलिस जल्दबाजी में ये एज्यूम कर लेती है कि बेनेडिक्ट और उसका बॉयफ्रेंड ही किलर है, लेकिन मार्क को इस पर शक था। मार्क 1987 वाले मॉरिशियस मर्डर केस की फाइल दोबारा खोलने के लिए डिमांड करता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती है। पर उसके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर बाद में उसे परमिशन मिल जाती है। मार्क मॉरिशियस मर्डर केस फाइल दोबारा चेक करता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर पीटरसन, उनकी वाइफ और बच्चों की लाशें उसके घर में मिली थी। उनके घर में उन्हें चेस्टनट मैन डॉल भी मिली थी। डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उनका बेटा मैग्नस पीटरसन उनके घर में रह रही फोस्टर किड लड़की, जिसका नाम एस्ट्रिड था, उसके साथ फिजिकल एब्यूज किया करता था। डॉक्टर पीटरसन को इस बात का पछतावा था, इसलिए पहले उन्होंने अपनी वाइफ को गोली मारी और फिर अपने बेटे को, और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। लेकिन फाइल में डॉक्टर की फैमिली की फोटोज होती है, जिसमें 2 फोस्टर किड्स की भी फोटो होती है, जिसमें एक लड़का होता है टोके और उसकी बहन एस्ट्रिड। फाइल में एस्ट्रिड की फोटो तो होती है, लेकिन टोके की फोटो नहीं होती। मार्क नोटिस करता है कि टोके की फोटो मिसिंग है। मार्क एक पुराने ऑफिसर, जिसका नाम जोहान है, जो 1987 वाले केस में ऑफिसर मॉरिशियस के साथ था, उनसे पूछताछ करता है।
जोहान बताते हैं कि टोके को मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया था। मार्क को अब लगने लगता है कि डॉक्टर ने मॉरिशस को नहीं मारा, असली किलर कोई और है। उसे पता चलता है कि मॉरिशस की बहन की बेटी का रिश्ता टोके से था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। अब हमें टोके का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम टोके का बचपन देखते हैं। वो और उसकी बहन एस्टेट अपनी फ्रेंड रोज़ा के साथ मिलकर चेस्टनट मैन बना रहे हैं। तभी रोज़ा के पेरेंट्स उन्हें अंदर बुलाते हैं और रोज़ा से कहते हैं कि वो इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करने वाले हैं। बट रोज़ा को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए रोज़ा अपनी माँ से कहती है कि टोके ने उसे बैड टच किया है। जिसके बाद रोज़ा के पेरेंट्स उन फॉस्टर किड्स को पीटरसन फैमिली के हवाले कर देते हैं। जब दोनों भाई बहन पीटरसन फैमिली में जाते हैं तो डॉक्टर पीटरसन का बेटा मैग्नस टोके की छोटी बहन एस्टेट के साथ गलत बर्ताव करता है, जिस वजह से टोके गुस्से से भर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। नाया और उसका पार्टनर फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिसका नाम साइमन है, साथ में काम कर रहे हैं। नाया को पता चलता है कि साइमन का कनेक्शन डॉक्टर पीटरसन की फैमिली से है। वो एक औरत से मिलती है जो उसको बताती है कि टोके और एस्टेट को एक फॉस्टर फैमिली डॉक्टर पीटरसन फैमिली ने अडॉप्ट किया था। वो बताती है कि टोके का नया नाम साइमन है। नाया को समझ में आ जाता है कि साइमन ही टोके है और वही किलर हो सकता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि साइमन नाया की बेटी को लेकर कहीं गया है। नाया समझ जाती है कि ली की जान खतरे में है। नाया उस पुराने फार्म हाउस में जाती है जहां साइमन है। वहां उसे पता चलता है कि साइमन ही टोके है और उसने ये सब क्यों किया। ऑफिसर मॉरिशस ने ही साइमन को बताया था कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसकी बहन एस्टेट के साथ गलत काम करते हैं। इसी वजह से बचपन में ही टोके ने उन दोनों फॉस्टर पेरेंट्स को मार दिया था। अब वो उन माओं को टारगेट कर रहा है जो अपने बच्चों की हिमायत नहीं करती। यहाँ साइमन नाया को बेहोश कर देता है। मार्क को साइमन के लैपटॉप से पिक्चर्स मिलती है जो 1987 के मर्डर सीन से मैच करती है। उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर के फार्म हाउस पर है। वो वहाँ पहुँचता है। नाया खुद को आज़ाद करती है। साइमन ली को लेकर भाग जाने की कोशिश करता है। नाया उसे रोकती है, लेकिन साइमन उसे पंच मार के गिरा देता है और वो कार में बैठकर निकल जाता है। आखिर में कार चेस और एक्सीडेंट में साइमन की मौत हो जाती है। नाया और मार्क एस्टेट को ढूंढते हैं, जिसे पता चलता है कि वो एक इंस्टीट्यूट में है। उसके बाद वो रोज़ा से मिलते हैं। रोज़ा की बेटी क्रिस्टन, जिसको सब मरा हुआ मान रहे थे, वो जिंदा है। साइमन ने उसे किडनैप करके अपने साथ रखा था। वो उसी फार्म हाउस के एक सीक्रेट रूम में बंद थी। नाया और मार्क उसे बचा लेते हैं और एंड में क्रिस्टन अपने पेरेंट्स से मिलती है। केस पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। नाया अपनी बेटी ली के साथ वहाँ से घर जाती है और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।